हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। आज अभी आप देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द अल्फा केराटिन। अल्फा केराटिन प्रोटीन के बारे में आपने सुना हुआ है। हमारे बालों में होती है अल्फा केराटिन प्रोटीन, हमारे नाखून में होती है। और हम एनिमल्स की बात करें तो उनके हॉर्न्स और हूव्स यानी सींग है और खुर है, उसके अंदर ये प्रोटीन रहती है। तो इसकी स्ट्रक्चर को हम समझते जाएंगे और आप देखेंगे बहुत ही सरल टॉपिक शुरू होने वाला है और एमएससी क्लासेज और नेट जेआरएफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द अल्फा हेलिक्स। What I am saying that it is the fibrous structural protein। ये एक लंबी और फाइबर की तरह इसकी संरचना होती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फाइब्रस प्रोटीन बोलते हैं। It is a member of intermediate filaments of family of the cytoskeleton। हम सभी जानते हैं कि जो कोशिकाएं होती है, the cells, उसमें उसका एक स्केलेटन होता है जिसको साइटोस्केलेटन कहते हैं, जो कि एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम आदि से बना हुआ होता है और उसमें भी इसका ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के रूप में रहता है। ये प्रोटीन मैकेनिकली ड्यूरेबल होती है, यांत्रिक रूप से सामर्थ्य होता है क्योंकि ये मजबूत होती है। इसको आप खींच करके स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं जैसे नॉर्मली होता है। आप जनरली आप समझ लें, आप हेयर्स की बात कर रहे हैं, अपने जो हेयर्स होते हैं उनमें केराटिन प्रोटीन होती है और हेयर्स आप जानते हैं जब उसको खींचते हैं तो आप रबड़ की तरह उसे स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं। साथ में हम क्या जानते हैं कि जो हेयर्स होते हैं वो अगर हम भोजन के साथ भी खा लेते हैं तो आपने पढ़ा हुआ इनका डाइजेशन नहीं होता है क्योंकि ये केमिकली इनरिएक्टिव होते हैं। बहुत सारे मोस्ट ऑफ द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स आर अनेबल टू डाइजेस्ट सच काइंड ऑफ द अल्फा केराटिन प्रोटीन। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग that chemically unreactive and 85% of the cellular components are made up of this keratin protein। तो केराटिन प्रोटीन चूंकि स्ट्रेचेबल नहीं है एंड इट इज नॉट इजीली डाइजेस्टेबल, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट केराटिन प्रोटीन आर हाईली ड्यूरेबल होती है और इनसॉल्युबल होती है। मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होती है। अभी हम समझेंगे इसकी डिटेल के बारे में कि ये इनसॉल्युबल क्यों होती है और ये इररिएक्टिव क्यों होती है। उसका एक सिंपल सा रीजन तो हमने यहाँ पर पहले ही बता दिया है कि अल्फा केराटिन में क्या होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। इस वीडियो में आज समझेंगे कि डाइसल्फाइड बॉन्ड्स का फॉर्मेशन क्यों होता है और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है उसकी अल्फा केराटिन की स्ट्रक्चर में क्या उसका रोल होता है। यही चीजों को हम डिटेल में समझेंगे। आप अलग से इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। जो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देख रहे हैं इसमें जितने भी पॉइंट्स बना रखे हैं उसी को आप नोट कर लेंगे तो आपके नोट्स भी बन जाएंगे। यह हम बात कर रहे हैं टाइप्स के बारे में कि अल्फा केराटिन कितने टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ द अल्फा केराटिन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द अल्फा केराटिन। फर्स्ट इज कॉल्ड एज द अल्फा केराटिन एज यू आर watching in this screen, and other is the beta keratin protein। And what is the exactly difference? As its name implies, the alpha keratin protein composed of the alpha helical secondary structure of polypeptide chain। मैंने आपको हमारी पुरानी वीडियो में पढ़ाया था इन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर द structure of alpha helix and beta pleated sheet। So alpha keratin is composed of alpha helical secondary structure of protein, while the beta keratin composed of the beta pleated sheet secondary structure of the protein। This is the basic difference। And what is the another difference? As you are watching in this video, these alpha keratins found in the hair। हम जानते हैं कि हमारी जो स्किन होती है उसमें क्या होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होती हैं और ऐसे आप देखेंगे बहुत सारे हेयर्स निकले रहते हैं। तो ह्यूमंस के अंदर जो हेयर्स होते हैं, इन हेयर्स में कौन सी होती है, हेयर्स में होती है अल्फा केराटिन प्रोटीन। सिमिलरली आप देखते हैं कि जो हमारे नाखून होते हैं, यानी कि हम फिंगर्स की बात कर रहे हैं, इसमें जो नाखून बने होते हैं ये नेल्स, इन नेल्स में भी कौन सी होती है, अल्फा प्रोटीन होती है, अल्फा केराटिन। ऐसे ही जो एनिमल्स होते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं काऊ वगैरह है और बफेलो होती है, इन काऊ और बफेलो के अंदर जो हॉर्न्स बने होते हैं, ये जो सींग बने हुए हैं, ये किसके बने हुए हैं,
ये बने हुए अल्फा केराटिन के प्रोटीन के बने होते हैं। दीज आर द कॉमन स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय द अल्फा केराटिन। दिस अल्फा केराटिन प्रोटीन प्रोवाइड द इलास्टिसिटी एंड द टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्योंकि हमारे स्किन के अंदर भी होती है, आपने पढ़ा हुआ है, द आउटर लेयर ऑफ स्किन इज मेड अप ऑफ एपिथेलियम सेल, और उसमें सबसे पहला जो स्तर होता है आपने पढ़ा हुआ है स्ट्रेटम कॉर्नियम, वो भी किसका बना होता है? अल्फा केराटिन का। और जब कभी पूछा जाता है बीटा केराटिन प्रोटीन, तो हम कहेंगे बेसिकली बीटा केराटिन इज फाउंड इन द रेप्टाइल्स एंड द बर्ड्स। रेप्टाइल में और बर्ड्स में कहाँ होते हैं? रेप्टाइल्स में जैसे कि सांप वगैरह आपने देखे हुए हैं, जो स्नैक्स होते हैं, उन स्नैक की बॉडी पर क्या होते हैं? बहुत सारे स्केल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये जमीन के ऊपर जब चलते हैं तो इसमें इसके रगड़ से ही अपनी स्किन को बचा लेते हैं। और उसके अलावा हम बात करें जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स के जो पैर होते हैं, हमारे अंदर तो क्या होते हैं? नाखून होते हैं, नेल्स बोलते हैं, और बर्ड्स में क्या होते हैं? क्लॉज होते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ये जो क्लॉज है, इनमें कौन सी होती है? इनमें होते हैं बीटा केराटिन प्रोटीन। सच काइंड ऑफ द प्रोटीन इज कंपोज्ड ऑफ द बीटा स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन which provides the toughness and rigidity to this protein structure। अभी हम इसकी और डिटेल को देखते हैं कि कैसे होता है, साथ साथ मैं आपको समझाता जाऊंगा, आराम से समझते जाइएंगे। देखिए यहां पर हमने कहा क्लासिफिकेशन, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द बीटा प्रोटीन। सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब हम बात कर रहे हैं कि अल्फा केराटिन में क्या होते हैं, प्रोटीन की अल्फा स्ट्रक्चर होती है। अब अल्फा स्ट्रक्चर कैसे होती है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि व्हेन ए पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड अराउंड एन इमेजिनरी एक्सिस, और ऐसा करने से क्या बन जाता है? अल्फा हेलिक्स बनता है। तो केराटिन प्रोटीन में जो अल्फा हेलिक्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जिसका आपने यहां पर नाम देखा हुआ है, मैंने क्या लिखा है? टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन दीज टाइप फर्स्ट एंड द सेकंड? एज इट इज रिटन इन दिस पीपीटी, द टाइप फर्स्ट आर द एसिडिक अल्फा हेलिक्स एंड टाइप सेकंड इज द बेसिक, यानी कि एल्कलीन नेचर का होता है। टाइप फर्स्ट के जो फिलामेंट्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं साइज में, और टाइप सेकंड के क्या होते हैं? लॉन्गर होते हैं। इसकी डिटेल अभी हम समझेंगे आगे की वीडियो में कि टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड क्या होता है। तो सबसे पहले अपने बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि इनमें कौन सा होता है? ये जो अल्फा हेलिक्स होता है, देखिए जो मैंने अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ की है, इस अल्फा हेलिकल कोइलिंग में एक सिंगल जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, जब अल्फा हेलिक्स बना लेती है तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 400 से 660 अमीनो एसिड्स होते हैं। कैसे? देखो जैसे हमने ये कहा, कुछ चीजों को मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहां पर मैंने कहा कि पॉलीपेप्टाइड चेन इन द अल्फा हेलिक्स कॉल्ड एन इमेजिनरी एक्सिस एंड मेकिंग ए कॉइल लाइक स्ट्रक्चर। ये जो अल्फा हेलिक्स है, इसमें हम क्या कह रहे हैं? नंबर ऑफ अमीनो एसिड अप्रोक्सीमेटली 400 से 66 अमीनो एसिड रेजिड्यूज होते हैं, और इसका जो एक टर्न है उसमें 3.6 अमीनो एसिड्स होते हैं। एक टर्न की बात करें तो मैं यहाँ पर टर्न में क्या कहना चाह रहा हूं, अगर हम ये कहें ये जो एक कॉइलिंग बनी हुई है ना, ये वाली एक कॉइलिंग है, इस एक कॉइल में नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कितने हैं? 3.6 अमीनो एसिड होते हैं, विच इज ए कॉमन फीचर ऑफ ए कॉमन अल्फा हेलिक्स। एंड हाउ वी कैन डिफरेंशिएट the structure of alpha keratin, alpha helix in the keratin and in normal alpha helical structure। देखिए आपने पढ़ा हुआ है, मैंने बताया था कि जब पॉलीपेप्टाइड चेन कोइलिंग करती है तो दो जो कॉन्जिक्यूटिव जो टर्न्स होते हैं उसके बीच का जो गैप है वो नॉर्मली होता है 5.4 एंगस्ट्रॉम, लेकिन अल्फा हेलिक्स जो कि केराटिन के अंदर होता है उसमें दो समीपस्थ, दो एडजेसेंट कॉइल होती है, उसके बीच का डिफरेंस कितना होता है? 5.1 एंगस्ट्रॉम। और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं पिच ऑफ हेलिक्स बोलते हैं। किसी भी अल्फा हेलिक्स में जब पूछे पिच का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे कि जब पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइलिंग करती है
तो यहाँ पे दो पास वाले एडजेसेंट जो कॉइल्स होते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कॉइल्स आर कॉल्ड एज द पिच, which is normally in the alpha helix is 5.4 angstrom, but in the case of the alpha helix found in the keratin protein, this pitch size is 5.1 angstrom. अब क्या होगा, हमने कहा कि इसमें बहुत सारे क्या हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, और वो सारे के सारे अमाइनो एसिड किस फॉर्म में हैं, मैं यहाँ पे देखो एक बार हटा देता हूं। हमने कहा ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं आपस में जुड़ करके एक बना लेते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन अल्फा हेलिकली कोइल्ड होती है। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर कि अल्फा हेली कोइलिंग होगी, कैसे होगी। देखो टोटल मैंने क्या कहा कि लगभग इसमें 400 से 660 अमाइनो एसिड्स होते हैं इन ए सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जैसे मान लेता हूं कि ये एक सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये वाले क्या है, अमाइनो एसिड्स है, और ये कितने हैं, ये हैं 400 से लेके 660 तक। लेकिन इनमें भी ये क्या करेंगे, ये अमाइनो एसिड्स ग्रुप्स में रहते हैं। जैसे देखिए मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 का एक सेगमेंट होता है। ऐसे 7 अमाइनो एसिड्स आपस में मिल करके सेगमेंट बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं हेप्टेड रिपीट। हेप्टेड रिपीट बोलते हैं। आप तो जानते हैं ना हेप्टे का मतलब क्या होता है, आपने आईयूपीएसी में पढ़ा हुआ है। हेक्सा का मतलब 6 होता है, पेंटा का अर्थ होता है 5, एंड व्हाट द मीन ऑफ द हेप्टा मींस द 7। द यूनिट्स कंपोज्ड ऑफ 7 अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज द हेप्टेड रिपीट्स कहते हैं। ऐसे बहुत सारे हेप्टेड रिपीट होंगे। अब आपको कोई पूछ ले एग्जाम में कि कितने होंगे, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी। जब हमने कहा, अगर मैं रफली कहूं कि हमने कहा कि 400 अमाइनो एसिड है, और जो हेप्टेड है वो 7 अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है, तो अगर मैं 400 को 7 से मैं डिसाइड कर दूंगा, डिवाइड कर देंगे अपने, तो ये देखिए कितने बन जाएंगे। लगभग बात करूं तो ये बन जाएंगे 7 5 35, 5 और 7 7, और पॉइंट यानी कि 7.57 पॉइंट कुछ इसमें क्या होंगे, ये यूनिट्स होती है हेप्टेड की। ऐसे अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ करके सेगमेंट बना लेते हैं, और ये 7 7 7 ऐसे मिलके एक चेन बना लेते हैं। अब इस हेप्टेड में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैं एक बार के लिए आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स डाल देता हूं। अब आप देखेंगे, ये मैंने कहा पहला अमाइनो एसिड है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। इसको मार्किंग के लिए ऐसा लिख सकते हैं, देखिए मैं इस फिगर के नीचे लिख रहा हूं A B C D E F और ये G, ये 7 सेगमेंट है। इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है वो कैसा होगा, ये होगा हाइड्रोफोबिक नेचर का। सिमिलरली ये जो फोर्थ वाला है यानी कि डी, वो भी कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। यानी ये जो 7 सेगमेंट्स है उसमें फर्स्ट एंड फोर्थ अमाइनो एसिड होंगे, वो कैसे होते हैं, ये होते हैं हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। और हाइड्रोफोबिक नेचर के अमाइनो एसिड कौन से होते हैं, जिसमें एलिफेटिक चेन्स होती है, वो क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होंगे, जो अनआयनिक होंगे। ये ऐसा इसमें सेगमेंट्स होता है, वही मैंने यहाँ पे लिखा ए एंड डी हाइड्रोफोबिक रेजिड्यूज लाइन अप ऑन वन साइड ऑफ द हेलिक्स टू फॉर्म ए हाइड्रोफोबिक स्ट्रिप। तो हमने ये बता दिया कि जो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है, अभी मैंने क्या क्या बता दिया आपको कि ये जो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है कोइल्ड अराउंड एन इमेजिनरी एक्सिस अल्फा हेलिक्स बनाएगी। इस अल्फा हेलिक्स के एक टर्न में 3.6 अमाइनो एसिड्स होते हैं, और 2 टर्न के बीच का जो गैप है जिसे हम पिच बोलते हैं वो होता है 5.1 एंगस्ट्रॉम। और अब यहाँ पर देखें, एक अल्फा हेलिक्स मैंने कहा 400 से 600 अमाइनो एसिड है। तो कैसे, देखिए इस फर्स्ट फिगर में देखिए, इसका जो ये किनारे का जो पार्ट है अल्फा हेलिक्स का, ये जो फोटो मैंने लगा रखा है, एक तरफ आप जानते हैं क्या होता है, एन टर्मिनस होता है, और दूसरी तरफ क्या होता है, सी टर्मिनस। ये जो मैं गोला बना रहा हूं दूसरा कौन सा है, सी टर्मिनस है इस पॉलीपेप्टाइड चेन का। जो फर्स्ट वाला है उसको हमने कह दिया हेड डोमेन, ये जो एन है इसको हमने क्या नाम दे दिया है, इसका नाम है हेड डोमेन है।
और सिमिलरली ये जो सी टर्मिनस है ये इसकी पूंछ बना रहा है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया टेल डोमेन नाम रख दिया है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये जो हेड और टेल जो डोमेन है वो नॉन हेलिकल है, इसमें हेलिक्स नहीं है ना। ये वाला जो पार्ट है वो कैसा है? हेलिक्स नहीं है। सिमिलरली ये वाला पार्ट है, इसमें पॉलीपेप्टाइड सेगमेंट कोइलिंग नहीं करते हैं, लेकिन इसके जो बीच का पार्ट है, जो ये वाला जो मार्क कर रहा हूं यहां से लेके यहां तक का, इसमें होते हैं 310 टू 350 अमीनो एसिड्स। ये क्या होते हैं? हेलिक्स बनाते हैं। यानी इसके हेलिक्स का अरेंजमेंट कैसा है कि एन टर्मिनस पे एक हेड है और सी टर्मिनस पर एक टेल डोमेन है, और ये दोनों ही डोमेन कैसे होते हैं? अनहेलिकल है। और इसके इन बिटवीन द टेल डोमेन एंड द हेड डोमेन ए लॉन्ग सेगमेंट मेड ऑफ 300 to the 350 amino acid is arranged helically which makes these structure। यहीं पर हमने देखो ये बात ही लिखी है हमने, ये होगा टेल डोमेन है। एंड दिस अल्फा हेलिक्स very important feature is this is the abundance of, there is abundance of cysteine like sulfur containing amino acid which is used to make the disulfide bonds that we will discuss into the next स्लाइड। तो ऐसे क्या हुआ, हमने एक पॉलीपेप्टाइड चेन के बारे में आपको बता दिया। ऐसी दो पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के पैरेलल समांतर अरेंज होकर के और आपस में हो जाएगी ट्विस्ट। ये जो अल्फा हेलिक्स है जो अल्फा केराटिन में, ये कैसा है? ये होता है राइट हैंडेड होता है। आगे की मैं स्लाइड में आपको और क्लियर कर देता हूं। ये राइट हैंडेड हेलिक्स है। देखिए अभी मैंने आपको ये बताया कि ये जो इसमें जो अल्फा हेलिक्स है, यानी ये हो गई पॉलीपेप्टाइड चेन जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको ये बताया कि इसका जो टर्मिनल पार्ट है ये वाला, और ये वाला दूसरा वाला पार्ट है, इसको मैं कह रहा हूं एन टर्मिनस, दूसरा है सी टर्मिनस। एन टर्मिनस को कह रहा हूं मैं हेड डोमेन और सी टर्मिनस को कह रहा हूं टेल डोमेन। और इसके बीच में जो पार्ट है वो कैसा रहता है? वो है हेलिकली कॉइल्ड। ये वाला, ये जो बीच का पार्ट है वो क्या बनेगा? अल्फा हेलिक्स बना लेगा। और ये अल्फा हेलिक्स कैसा होता है? ये होता है राइट हैंडेड हेलिक्स है। ये वाला राइट हैंडेड हेलिक्स है। अब ऐसे ऐसे क्या होंगे? दो पॉलीपेप्टाइड चेन, दो हेलिक्स एक दूसरे के पास में आ जाएंगे और पास में आकर के ट्विस्ट होंगे। ट्विस्टिंग कैसे करेंगे? दो हेलिक्स की अगर मैं ट्विस्टिंग की बात करूं तो ये पहले अरेंज्ड हो जाएंगे पैरेलल। ऐसे दो हेलिक्स एक दूसरे के पास में आ गए और पैरेलल अरेंजमेंट हुआ। मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीन ऑफ द पैरेलल अरेंजमेंट? द एंड टर्मिनस ऑफ बोथ द पॉलीपेप्टाइड चेन रिमेन्स ऑन वन साइड and the C terminus of both the polypeptide chains remains on the other side. Such kind of arrangement is called as the parallel arrangement of the polypeptide chains। अब ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट कर लेती है। जैसे अगर मैं सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाता हूं तो ये ऐसे पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक दूसरे पर ट्विस्ट कर लेती है। दोनों के एन टर्मिनस तो एक और है, सी टर्मिनस दूसरा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, ये कॉइलिंग कैसी है? ये है लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग है। देयर इज exactly you have to understand that each polypeptide chain is coiled on the right handed manner, while both the polypeptide chain when comes to near to each other they are left handed coiling show करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इस फिगर में, यहाँ पर मैंने बना रखा है, ये एक डायमर बन गया। दो पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के पास में आ गई है तो ये क्या बन गया? डायमर बन गया। इससे क्या हुआ? इस डायमर की जो लेंथ है वो तो इतनी है 45 नैनोमीटर, क्योंकि जितनी एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, लेकिन इसकी मोटाई है वो बढ़ गई है, 2 नैनोमीटर की इसकी मोटाई हो गई है। जैसे जैसे केराटिन प्रोटीन का ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता रहेगा इसकी थिकनेस, मोटाई है वो बढ़ती जाएगी। तो यहां पर हमने इसी चीज को क्लियर किया है। द अल्फा हेलिकल केराटिन चेन्स वाइंड अराउंड ईच अदर
to form a coiled coil called as the dimer। और ये डायमर आपस में स्टेबल रहता है। और इसको स्टेबिलिटी कौन देता है? पहला देता है हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस, दूसरा डाइसल्फाइड बॉन्ड और तीसरा होता है आयनिक बॉन्ड। अब आप ये सोचेंगे कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्या है? हमने कहा कि जब वो अमीनो एसिड्स जो वाटर से रिपल्सन करते हैं, ऐसे अमीनो एसिड्स को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक रेजिड्यूज बोलते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि इनमें हाइड्रोफोबिक रेजिड्यूज है वह काफी संख्या के अंदर होते हैं, तो उनसे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगा। हेप्टेड रिपीड्स में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। डाइसल्फाइड बॉन्ड सिस्टीन के बीच में होता है, जब दो सिस्टीन एक दूसरे के पास में आते हैं। कैसे? आप देखो, यहां पर मैं बना देता हूं सिस्टीन, और ये सिस्टीन के अंदर मैंने यहां पर लिख दिया, एक तरफ है NH2, दूसरी तरफ है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक तरफ हो गया हाइड्रोजन, और यहां पर है CH2S और H। सेकेंड अमीनो एसिड एक और सिस्टीन इसके पास में मैं लगा देता हूं। आप स्ट्रक्चर को समझ चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियो में, जिसमें मैंने अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर और केमिस्ट्री को समझाया था। तो ये जब दो सिस्टीन एक दूसरे के पास में आएंगे, यहां से वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाता है, तो रिमेनिंग जो पार्ट रह जाता है CH2S, S और CH2, इसी को हम क्या बोलते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं। ये देखिए, सल्फाइड और सल्फाइड, S-2 को हम सल्फाइड बोलते हैं, दो सल्फाइड बीच में आएंगे तो डाइसल्फाइड कहते हैं। ये इसको देते हैं स्टेबिलिटी, और थर्ड देता आयनिक इंटरेक्शन बिटवीन द टाइप 1 एंड टाइप 2 केराटिन प्रोटीन। ये इसका अरेंजमेंट होता है। अभी आप समझेंगे और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, और आप समझेंगे तो आपको सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अगेन आता हूं, देखिए स्टेप बाय स्टेप। पहले मैंने लिखा डायमर फॉर्मेशन 1, टेट्रामर 2, 3 नंबर पे प्रोटोफिलामेंट एंड प्रोटोफाइब्रिल एंड द इंटरमीडिएट फिलामेंट। सीक्वेंस में चलेंगे तो समझते रहेंगे। मैंने आपको क्या बताया अभी कि दो पॉलीपेप्टाइड चेन कम्स नियर टू ईच अदर and arranged in the parallel condition, just like I am drawing a figure. This the N terminus of both the amino acid remains on the one side, and the C terminus of both of the polypeptide chain remains on the other side. And this dimer is formed by two types of the polypeptide chain. First is called as the type first polypeptide chain. We can differentiate it just like the type first polypeptide chain is here, and the other chain, the type second, is here. And what is the difference between these two types of the polypeptide chain? The difference is clear, just I have written in this slide. The type first is acidic in nature. टाइप फर्स्ट जो पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं उसमें एसिडिक अमीनो एसिड अधिक होते हैं, इसलिए एसिडिक नेचर की होती है। जबकि टाइप जो सेकंड है वो होती है बेसिक अमीनो एसिड की अधिकता होती है, इसलिए बेसिक नेचर का होता है। फिर मैंने ये कहा था आपको, अभी मैंने समझाया है कि ये दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में लेफ्ट हैंडेडली कोइल्ड होगी, लेफ्ट हैंडेड, और कोयल होकर के ये एक स्ट्रक्चर बना दी है जिसको हम बोलते हैं डाइमर। ये बन गया है, इसका डाइमर बन गया है। पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको बता दिया था। अब क्या होगा, ऐसे जो दो डाइमर है एक दूसरे के पास में आ जाएंगे, ऐसे दो डाइमर एक दूसरे के पास में आएंगे। देखो आप यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि एन टर्मिनस, दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन के एन टर्मिनस एक तरफ है और दोनों पॉलीपेप्टाइड के सी टर्मिनस एक साइड है। इसलिए हमने इस अरेंजमेंट को क्या कहा था? हमने इस अरेंजमेंट को कहा था पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। यानी हम ये कहेंगे ये जो डाइमर है उसके एक तरफ है एन टर्मिनस और दूसरी तरफ है सी टर्मिनस। अब क्या होगा, ऐसे ऐसे दो डाइमर एक दूसरे के पास में आएंगे। जैसे एक डाइमर ये हो गया और दूसरा डाइमर मैं इसके पास में बना देता हूं, जिसमें दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स अगेन कोइल्ड इन द लेफ्ट हैंडेड मैनर। ठीक है ना, और क्या बना लिया? डाइमर बना लिया। अब इसमें क्या होगा, सी टर्मिनस रहेगा एन के तरफ और यहां पर रहेगा एन टर्मिनस।
अब देखो पहले स्ट्रक्चर को मैंने क्या बनाया था, डाइमर। ये वाला जो ऊपर जो स्ट्रक्चर बनी है इसको मैंने क्या नाम दिया था, डाइमर दिया था। डाइमर क्योंकि दो पॉलीपेप्टाइड चेन है। फिर ये दो डाइमर एक दूसरे के पास में आ गए। ये दो डाइमर जब एक दूसरे के पास आ गए हैं तो क्या हुआ, एक बड़ा फाइबर बन गया। इन दोनों को मैं कर देता हूं इसमें पैक। एक बड़ा फाइबर बन गया। क्या हो गया, इसकी थिकनेस बढ़ गई है, इसकी मोटाई बढ़ गई है। दो डाइमर। और डाइमर का अरेंजमेंट कैसा है, डाइमर का अरेंजमेंट है एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल क्योंकि द एंड टर्मिनस ऑफ वन डाइमर remains near to the C terminus of another dimer. Such kind of arrangement is called the anti-parallel arrangement. सीक्वेंस में चलते रहेंगे, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी वो बढ़ती रहेगी। अब देखो क्या होने वाला है, ये जो टेट्रामर फॉर्मेशन हो गया है, अब बनेंगे प्रोटोफिलामेंट्स। ये जो एक स्ट्रक्चर मैंने बनाई है ना, ये वाली मोटी वाली, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये टेट्रामर है। ये इतनी मोटी जो स्ट्रक्चर बनी है इसको हम क्या बोल रहे हैं, टेट्रामर बोल रहे हैं। अब ऐसे टेट्रामर लेटरली एसोसिएट टू फॉर्म ए प्रोटोफिलामेंट। ऐसे ऐसे ये स्ट्रक्चर एक दूसरे के पास में आएंगे और बनाएंगे प्रोटोफिलामेंट। देखो कैसे बनाएंगे ये प्रोटोफिलामेंट, दो एक दूसरे के पास में आ जाएंगे। देखो मैं यहां पर बना देता हूं, आप स्ट्रक्चर को ध्यान से समझना। देखो क्या होगा, ये मैंने बताया कि एक क्या है, बड़ा प्रोटोफिलामेंट। यहां पर मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं, एकदम सिलिंड्रिकल है, बेलन की तरह बन गया ये प्रोटोफिलामेंट। और मैंने कहा कि ये कैसे बना, कि इस प्रोटोफिलामेंट का फॉर्मेशन हुआ दो टेट्रामर के जुड़ने से। ऐसे आप ये मान लो कि एक बड़े पाइप में मैंने क्या डाल दिए हैं, दो छोटे पाइप डाल दिए हैं। ये बाहर का जो पाइप है वो क्या है, वो है प्रोटोफिलामेंट है, और ये इसके अंदर क्या है, ये है डाइमर है। अबे मैं लिख देता हूं नाम, कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूं टेट्रामर। ये एक टेट्रामर है, ये दूसरा टेट्रामर है। दोनों कैसे हो गए, लेटरल साइड बाय साइड अरेंज्ड हो गए हैं और आपस में कवर्ड हो गए। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रोटोफिलामेंट कहते हैं। देखो धीरे धीरे कैसे कैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। सबसे पहले थी क्या, अल्फा हेलिक्स थी, राइट हैंडेड कॉइल थी। फिर दो अल्फा हेलिक्स पास में आए, पैरेलल अरेंजमेंट हुए तो डाइमर बना लिया। डाइमर पास में आए, टेट्रामर बना लिया। अब टेट्रामर आपस में जुड़ गए और कॉम्प्लेक्सिटी बनी तो बन गया प्रोटोफिलामेंट बन गया। अब ऐसे चार प्रोटोफिलामेंट आपस में जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर आप देखो, ये मैंने एक सिस्टमेटिक डायग्राम बना रखा है। ये वाला स्ट्रक्चर नंबर 1, ये क्या है, ये है एक अल्फा हेलिक्स। ये बात मैंने बता दी। फिर मैंने कहा कि अल्फा हेलिक्स आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बन गया, डाइमर। और ये डाइमर में अल्फा हेलिक्स कैसे थी, मैंने कहा पैरेलल थी, ये बन गया पैरेलल। फिर मैंने बताया कि ये आपस में जुड़ गए तो क्या बन गया, ये आ गया आपका टेट्रामर बना था। और फिर टेट्रामर में जब कॉम्प्लेक्सिटी हो गई तो इससे क्या बन गया था, प्रोटोफिलामेंट्स बन गए थे। इसी डायग्राम में आप देखोगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, प्रोटोफिलामेंट। अब आप इस नेक्स्ट फिगर में क्या देखते हो कि बहुत सारे कितने प्रोटोफिलामेंट। देखो यहां पर एक प्रोटोफिलामेंट है इसके अंदर और ये दूसरा प्रोटोफिलामेंट है। ये दोनों आपस में मिल गए तो एक और मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गई है। इसका नाम हमने क्या रखा है, प्रोटोफाइब्रिल बोलते हैं। और देखो कितनी जबरदस्त इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर देखो एक नंबर ये है एक प्रोटोफाइब्रिल, यहाँ पर है 2 नंबर प्रोटोफाइब्रिल, ये है 3 नंबर प्रोटोफाइब्रिल और ये वाला है 4 नंबर पे प्रोटोफाइब्रिल। 4 प्रोटोफाइब्रिल आपस में आ जाएंगे और एक कॉमन जो कवर होते हैं उससे कवर्ड हो जाएंगे, है ना, ऐसे एक कवर्ड हो गए। ये वैसा है जैसे इलेक्ट्रिक वायर में नहीं होता कि हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक का जो वायर होता है जब हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए लाते हैं वो ऐसे होते हैं, इलेक्ट्रिक के वायर होते हैं, और जब हम उसको छील देते हैं तो अंदर 3 वायर निकलता है, एक रेड निकलता है, एक ब्लैक निकलता है, एक ग्रीन। ऐसे ही बाहर की ओर कवरिंग होगी इसमें, और इसी कवरिंग से क्या होगा, ये जुड़ जाएंगे। कौन, 4 स्ट्रक्चर जुड़ जाएगी। कौन कौन से, प्रोटोफाइब्रिल जुड़ जाएंगे। तो उस प्रोटोफाइब्रिल के जुड़ने से
ये बन जाएगा आपके कौन सा बन गया, एक बड़ा प्रोटो फिलामेंट से प्रोटोफाइब्रिल का फॉर्मेशन हो गया। ऐसे धीरे धीरे क्या होगा, सिंपलिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। यहां पर देखो जो मैंने आपको बताया, पहला क्या था, डायमर था, उसके बाद टेट्रामर बना, फिर प्रोटोफिलामेंट बने, प्रोटोफाइब्रिल, और फिर क्या बन गए, इंटरमीडिएट फिलामेंट बन गए। ऐसे सिंपलिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते रहेंगे। इसीलिए हमने लिखा है इसका नाम मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेयर। बाल में बनावट कैसे होती है, इसी स्ट्रक्चर में राइट साइड के डायग्राम में आप देख पाएंगे। ये है बाल है, हेयर्स है। इस हेयर्स के अंदर देखो यहाँ लिखा हुआ है, पहले नंबर पर अल्फा हेलिक्स है। अल्फा हेलिक्स ने कोइलिंग की तो बना लिया था क्या, डायमर बन गया था। फिर यहाँ पर 2 चेल के अगेन कोइलिंग हो गई है। उसके बाद में प्रोटोफिलामेंट हो गया 4 नंबर पे। फिर इनसे बन गए प्रोटोफाइब्रिल, बहुत सारे प्रोटोफाइब्रिल से बना इंटरमीडिएट फिलामेंट, और देन ये फाइनली क्या बन जाता है, एक कंप्लीट हेयर की स्ट्रक्चर बन जाती है। ऐसे होते हैं हमारे हेयर्स। हमें देखने में ऐसा लगता है कि बहुत ही पतले हेयर्स होते हैं, अंदर अत्यधिक कॉम्प्लेक्सिटी होती है। उसी को समझना है कि प्रोटीन का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। अब यहां पर आप देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रोल ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड इन हायर ऑर्डर स्ट्रक्चर इन द अल्फा हेलिक्स। हमने कहा कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं किसमें, अल्फा केराटिन प्रोटीन की अल्फा हेलिक्स में, उसमें सिस्टीन रेजिड्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। सिस्टीन होते हैं बहुत ज्यादा। अब सिस्टीन के ज्यादा होने से क्या होगा, आप जानते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। सिस्टीन जो होते हैं उनमें साइड चेन यानी कि एल्काइल ग्रुप में क्या होता है, एसएच होता है, और हर एक अमीनो एसिड में एक तरफ होता है COO माइनस, अदर एंड consisted of the amino group and the hydrogen. This structure is for the cysteine amino acids. जब दो सिस्टीन एक दूसरे के पास में आते हैं तो मैंने आपको बताया डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं यहाँ पे, ताकि आप चीज़ों को क्लियर समझो। जल्दबाजी नहीं करनी है, ताकि एग्जामिनेशन में मार्क्स है वो जल्दी आए। वीडियो चाहे थोड़ी बड़ी होगी तो भी चलेगा। देखिए 2 अमीनो एसिड्स को मैं कनेक्ट कर रहा हूं। यहां पर आ गया COO माइनस, यहां पर मैंने लिख दिया है NH3 प्लस, यहां पर है हाइड्रोजन, यहां पर है CH2 और S अगेन S, और फिर वापस वही रिपीटेशन है, ऊपर हो गया CO माइनस और यहां पर है NH3 प्लस और यहाँ पे हाइड्रोजन। ये जो मैंने स्ट्रक्चर को यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसके आप सेंटर में देखें क्या है, 2 S है, यानी S और S, ये है सल्फाइड। जब सल्फर पे -2 वैलेंसी होती है, चार्ज होता है आयन, उसको बोलते हैं हम सल्फाइड बोलते हैं। नाम से ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। ऐसा भी लिखते हैं और कई जगह आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा सल्फाइड। तो 2 सल्फाइड है इसलिए नाम हो गया डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब ये डाइसल्फाइड बॉन्ड को हम तोड़ भी सकते हैं। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे उतना ही क्या होगा, ये प्रोटीन केराटिन प्रोटीन क्या होती है, इनसॉल्युबल है। क्योंकि पूछ लेते हैं कि इसके केराटिन की इनसॉल्युबिलिटी का रीजन क्या है और रेजिस्टेंस टू स्ट्रेचिंग क्या कारण है कि केराटिन प्रोटीन है वो खींचने पर स्ट्रेच नहीं होती है और इनसॉल्युबल है, तो हम कहेंगे द प्रेजेंस ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड दैट मेक्स द डाइसल्फाइड क्रॉस लिंक्स बिटवीन द पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ये हम रीजन कहेंगे। लेकिन आपने देखा हुआ है कुछ लोगों के बाल सीधे होते हैं और आप ये भी जानते हैं कुछ लोगों के बाल कर्ली होते हैं, घुंघरालू होते हैं। ये कर्ली और घुंघरालू बालों का फॉर्मेशन कैसे होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं, इनके क्रॉस ओवर का पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट होता है। वैसे वैसे मैमल्स के अंदर हेयर्स का टेक्सचर होता है वो अलग अलग होता है। हम अगर ये सोचें कि किसी के बाल सीधे हैं और उसको कर्ली बना देना है तो हम क्या करें, तो हम ऐसा कर सकते हैं, जो हमने कहा कि हमने क्या किया, एक कोई रोड ले लिया, ग्लास की रोड ले लिया, ग्लास की रोड लेकर के इसके ऊपर हम क्या करें कि लंबे जो हेयर्स है उसको ऐसे उसके ऊपर ट्विस्टिंग कर दें, हेयर्स को कांच की रोड के ऊपर। अब इसकी हम रिएक्शन कराएंगे किससे, 2 मर्कैप्टो इथेनॉल से। तो 2 मर्कैप्टो इथेनॉल क्या करेगा, पुराने जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है उसको तोड़ देता है। आप नीचे यहाँ पर फिगर में आप देखिएगा, फिर मैं और इसको डिटेल में कर दूंगा। ये राइट साइड में जो नीचे फिगर है, यहाँ हेयर्स में क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं, यहाँ आप देख पाएंगे।
जब इसका रिडक्शन कर देंगे हम किसी भी मर्कैप्टेन से, तो क्या होगा, डाई सल्फाइड बॉन्ड है, आप नेक्स्ट फिगर में देखते हैं टूट जाते हैं। बालों को कर्ली किया किसी रो और देन इसको ऑक्सीडाइज वापस करेंगे तो क्या बन जाएंगे, नए पैटर्न के डाई सल्फाइड बॉन्ड बन जाएंगे, जिससे जो सीधे हेयर थे वो कर्ली हेयर बन जाते हैं। अब ये देखना ये मर्कैप्टेंस काम कैसे करता है, ये मर्कैप्टेंस है, इसका काम करने का पैटर्न क्या है उसको मैं आपको समझाता हूं और बहुत ही सरल है। देखो यहाँ पे मैं एक बार इसी स्ट्रक्चर को और थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। ये डाई सल्फाइड बॉन्ड में हटा देता हूँ एक बार के लिए, ये मैंने हटा दिया है, इस डाई सल्फाइड के बाउंड्री को हटा दिया मैंने। अब यहाँ पर आप समझेंगे, यहाँ पर हमने समझते हैं। मैंने कहा आपको रिएक्शन किससे करानी है, 2 मर्कैप्टो इथेनॉल। पहले देखो मैं नाम समझा देता हूँ। इथेनॉल क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है CH3 CH2 और OH होता है, इसको इथेनॉल कहते हैं। और जब कार्बन की नंबरिंग हम देंगे तो ये वाला कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है। इस कार्बन नंबर 2 के साथ जब हम थायोल ग्रुप को जोड़ देंगे यहाँ पे, तो हमारे सामने स्ट्रक्चर क्या आ रही है, HS CH2 CH2 और OH है ना। तो यहाँ पर 1 नंबर और 2 नंबर, 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है मर्कैप्टो ग्रुप। SH को मर्कैप्टो कहते हैं, SH को थायोल भी बोलते हैं, लेकिन जब इसको प्रीफिक्स में काम लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं, मर्कैप्टो बोलते हैं। तो ये जो मर्कैप्टो होता है 2 नंबर पे 2 मर्कैप्टो थायोल है। तो यहाँ पर मैं 2 मर्कैप्टो थायोल के 2 मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ले लेता हूँ। कौन कौन से, यहाँ पर मैंने लिख दिया SH CH2 CH2 OH और एक और मैंने ले लिया HS CH2 CH2 और OH। इसके साथ मुझे क्या करानी है, रिएक्शन करानी है। तो क्या होगा, आप देखो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है मर्कैप्टो का SH का, एक चला जाएगा इस सल्फाइड के पास और दूसरे का जो H है वो चला जाएगा इस सेकंड के पास। ये हाइड्रोजन दे देंगे तो ये क्या बन जाएगा, SH बन जाएगा, ये भी बन जाएगा SH बन जाएगा, एक एक हाइड्रोजन को लेने के बाद में। तो स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी उसी को मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। यहाँ पर देखें, अगेन ऊपर वाली स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर हो गया NH3 प्लस हो गया है, और यहाँ पे मैंने कहा CH2 हाइड्रोजन के जुड़ने से SH हो गया रिडक्शन, और ये हो गया दूसरा अमीनो एसिड जो सिस्टीन के रूप में अब अलग हो गया है। ऐसे जब कभी भी हम क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे, तो ये दोनों सिस्टीन है एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं। तो मर्कैप्टेंस है वो इस तरीके से काम करता है। यहाँ डाई सल्फाइड बॉन्ड का ब्रेकेज हो गया और ये सिस्टीन सेपरेट हो गए हैं। ऐसे रिएक्शन करने पर हो सकता है। दूसरा, उसके अलावा एक और कंपाउंड होता है जिसे बोलते हैं डाईथायोथ्रीटॉल। आपने इसको उतार लिया होगा, तो मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं ताकि जगह का सदुपयोग भी हो जाए और आप समझ जाएं, ठीक है ना। ये आपने उतार लिए होंगे, वीडियो को रोक करके भी आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, ताकि आप आगे से फिर क्या कंटिन्यूटी के अंदर इसको पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो मैं ले रहा हूँ 2 मर्कैप्टो इथेनॉल की जगह पे, ताकि हम डाई सल्फाइड बॉन्ड के ब्रेकेज के बारे में समझ सकें, उसको आज समझना है। डाई ये थ्रीटॉल बना देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे ये क्या होता है, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर आप देखो ध्यान से, मैं यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ। इसमें है CH2, ठीक है, यहाँ पर है SH, दूसरा है CH2OH बॉन्ड है, फिर यहाँ पर तीसरा है CH2OH और चौथे पर है CH2SH। इस स्ट्रक्चर में भी आप क्या देख रहे हैं, पहले बताया मैंने उसी की तरह कार्बन नंबर 1 पे और कार्बन नंबर 4 पे थायोल ग्रुप जुड़े हुए हैं और इसका नाम है डाईथायोथ्रीटॉल। यहाँ देखिए पीपीटी में लिखा हुआ डाईथायोथ्रीटॉल, ऑल्सो कॉल्ड एज द क्लीलैंड रिएजेंट होता है। इससे जब रिएक्शन कराएंगे तो अगेन जैसे पहले वाले में बताया, इस SH का हाइड्रोजन निकलेगा, इस थायोल से भी हाइड्रोजन निकलेगा और ये दोनों हाइड्रोजन कहाँ जुड़ जाएंगे, ये दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे थायोल के साथ, डाई सल्फाइड बॉन्ड के साथ। ये वाला हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, डाई सल्फाइड बॉन्ड टूट जाएगा और डाई सल्फाइड बॉन्ड के टूटने के बाद ये जो डाईथायोथ्रीटॉल है वो कैसा बन जाएगा, आप देखो मैं जैसे बना रहा हूँ वैसे देखते रहेंगे। ये बनाया CH2 CH2, ये बीच वाले मैंने बना दिए CH2 CH2,
अगेन यहाँ पर भी क्या है, एक CH2 है, एक CH2 है यहाँ पे, ये जुड़ गया, यहाँ पर आ गया है सल्फर, यहाँ पर आ गया सल्फर, ये ऐसे कन्वर्ट हो गया और ऊपर जो डाइसल्फाइड बॉन्ड के टूटने से क्या हो गए, सिस्टीन सेपरेट हो गए। तो यहाँ पर आपको ये डाइसल्फाइड बॉन्ड के फंक्शन को समझना बहुत जरूरी है। साथ में देखिए मैंने क्या लिखा, डिग्री ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। अरे जितना सा डाइसल्फाइड बॉन्ड का अमाउंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हार्डनेस आ जाएगी, और अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड का अमाउंट कम है तो सॉफ्टनेस रहेगी। इसीलिए हम केराटिन का नाम क्या रखा है, सॉफ्ट केराटिन एंड द हार्ड केराटिन। सॉफ्ट केराटिन इज फाउंड इन द स्किन एंड द हेयर बिकॉज it consisted of the fewer disulfide bonds and makes the more flexible keratin. While in the hard keratin, the number of a disulfide bond is greater than as compared to the soft keratin, which makes it more harder than the soft keratin. Such kind of the keratin is found in the nails, horns and the hooves में होते हैं। तो जब कभी एग्जाम में पूछा जाए राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रोल ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड इन द केराटिन प्रोटीन, तो आप इसके बारे में लिख पाएंगे और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ पर देखो ये रिएक्शन है, वो मैंने आपको बता ही दिया है, इसी पीपीटी के अंदर अलग से अब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी बता दिया था। फिर भी अगर आपको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 2 अमीनो एसिड है ऐसे जुड़े हुए हैं। यहाँ पर मैंने बताया आपको दीज आर द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड इज found in between the cysteine residues. These are the structure of cysteine. Whenever two cysteine is connected by the disulfide bond, such molecule is called as the cysteine, not the cysteine. Or 2-mercaptoethanol, I have already explained you that this structure is called as the di-mercapto, 2-mercapto. Ethanol, because the mercapto group, this mercapto group is attached at the second position of the ethanol molecule. This is the ethanol molecule है, और इससे रिएक्शन करके यहाँ पे हमने बताया कि ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है टूट जाएगा। कैसे टूटेगा ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, फिर भी एक बार बता देता हूँ। SHCH2CH2OH ऐसे दो मॉलिक्यूल्स है, ये दोनों क्या करेंगे, हाइड्रोजन provide the hydrogen for the reduction process to hydrogen. Hydrogen is accepted by these SS group, which makes this disulfide bond as SH and the CH2. Here is the second amino acid, here is the first amino acid. Both the cysteine is separated to each other by the reaction of the 2-mercaptoethanol. And what is the dithiotretol? I have already explained, but I am again drawing such a figure of this structure CH2, CH2, CH2. These are the 4 carbon, and the first carbon and the fourth carbon contains the thiol group, while the second and third has the alcohol group. So this is the carbon number first, second, third and the fourth. This molecule is the called as a dithiotretol और क्लीलैंड रिएजेंट बोलते हैं। और जब ये भी क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देंगे सिस्टीन को, यहाँ से भी हाइड्रोजन क्या होगा, प्रोवाइड कर देंगे सिस्टीन को, और ये खुद मॉलिक्यूल कैसे कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर देखिए। इसी का कंपैरिजन करें तो आप जल्दी समझ पाएंगे। ये हो गया CH2 CH2, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, और यहाँ पर मैं बना देता हूँ कार्बन नंबर 1, इधर मैंने बना दिया कार्बन नंबर 4, और इसके बीच में क्या आ गया है, ये सल्फर, ये कनेक्ट हो जाएंगे। ऐसे ये रिएक्शन कर लेता है। नेक्स्ट देखते हैं, द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द केराटिन प्रोटीन। व्हाट इज द बेसिक रोल ऑफ दिस केराटिन प्रोटीन इन आवर बॉडी? सो यू कैन क्लियरली रीड हियर इन द एपिथेलियल सेल्स द केराटिन फिलामेंट्स फॉर्म ए डेंस साइटोस्केलेटन नेटवर्क that is spanning from the nucleus to the plasma membrane. To provide the mechanical support to the cells, we know that some of the component that is called as the cytoskeleton, which is present in between the nuclear membrane and the plasma membrane, that simply includes the endoplasmic reticulum and the other components which makes the denser cytoskeleton network, which consisted of the keratin filament. And another important cellular organization is the desmosomes and the hemidesmosomes.
Desmosomes, what is the desmosome? Desmosome is the adhesive structure which join the two nearby adjacent cells. I am not going to explain in detail because desmosomes you can study in the cell biology component. So here I am just saying about the keratin and its application in the cellular organization. And these are the disease connections with the alpha keratin protein. Alpha keratin में abnormality से कौन-कौन सी disease हो जाती है? First important disease is epidermolysis bullosa simplex. ये disease क्या होती है? Mutation KRT5 और KRT14 genes है जो कि केरेटिन 5 और केरेटिन 14 को एनकोड करती है। तो केरेटिन के नाम पर रखा KRT5 है KRT14। इफ ए म्यूटेशन अकर्स इन द KRT5 and KRT14 resulting into the abnormality in the keratin 5 and the keratin 14 respectively. Keratin, the defective keratin intermediate filaments and basal epidermal cells become the fragile and rupture with a minor trauma. सिम्टम्स क्या होंगे? ब्लिस्टरिंग ऑफ द स्किन हो जाएगी आफ्टर द फ्रिक्शन। हाथों पे पैरों पे जब जहां पे रगड़ लगती है, फ्रिक्शन लगती है, वह ब्लिस्टर बन जाएंगे, है ना। उसके अलावा क्लिनिकली नोट द सीवियरिटी डिपेंड्स ऑन द म्यूटेशन साइट, कि म्यूटेशन कहां पर हुआ है, उस डिजीज की सीवियरिटी को उसके आधार पर डिनोट किया जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट डिजीज इज द एपिडर्मोलाइटिक हाइपरकेराटोसिस, ये कहते हैं। इसका कारण है KRT1 और KRT10 जीन्स में जब म्यूटेशन हो जाता है तो उससे ये होता है। और इसमें क्या होगा? देखिए आप, द फॉल्टी केराटिन फिलामेंट असेंबली, अभी मैंने आपको बताया था क्या कि पॉलीपेप्टाइड चेन है वो डाइमर बनाती है, फिर प्रोटोफिलामेंट बनते हैं, प्रोटोफाइब्रिल बनते हैं। ये जो फिलामेंट्स की असेंबली होती है वो क्या हो जाती है? फॉल्टी हो जाती है, डिसर्प्ट हो जाती है। उससे क्या होगा? वीकेंड द सुपर वेसल सेल्स, ब्लिस्टरिंग एट द बर्थ, लेटर एक्सेसिव केराटिनाइजेशन, थिक और स्केली स्किन हो जाती है, ब्लिस्टरिंग इन द नियोनेट्स और हाइपर केराटोसिस होता है जिससे स्किन है वो मोटी हो जाती है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको आप इसी में से आप नोट कर लेंगे जो पीपीटी में दे रखा है, ज़्यादा मैकेनिज्म को इसमें समझने की जरूरत नहीं रहेगी। सिमिलरली ये एक और डिजीज है एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा, ये मैंने आपको पहले से बता दिया है। एक और बीमारी है पेकायनो और नैसिया कोग्निटा, इसमें क्या होगा? KRT6, KRT16 और KRT17 इस जीन में क्या होगा? जब म्यूटेशन होगा तो केरेटिन में एब्नॉर्मेलिटी जनरेट हो जाती है। कैसे? डिसरप्टेड द केरेटिन फिलामेंट, केरेटिन फिलामेंट होता है वो डिसरप्ट हो जाते हैं, उससे नेल बेड्स बन जाते हैं। ओरल म्यूकोसा और पाम और सॉल है उसमें केरेटिन का कंपोजिशन बदल जाता है। उससे क्या होगा? एबनॉर्मल थिक नेल्स बन जाएंगे, नेल्स बहुत ज्यादा थिक हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, जिसको हम नेल डिस्ट्रॉफी बोलते हैं। पेनफुल केरेटोडर्मा ऑन द पाम एंड द सॉल, पैर के हथेलियों में और पैर के तलवे में क्या होगा? केरेटोडर्मा, केरेटिन का एक्सेस डिपोजिशन होने लग जाएगा। ओरल ल्यूकोकेरेटोसिस है, व्हाइट पैचेज इन द ओरल म्यूकोसा हो जाएगा। क्लिनिकल नोट है रेयर बट द कैरेक्टरिस्टिक ड्यू टू द नेल इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये ओवरऑल जो कंक्लूजन है जैसा मैंने आपको बताया, द अल्फा केरेटिन म्यूटेशंस causes a spectrum of the epithelial fragility due to the mutation in the different केरेटिन रेस्पॉन्सिबल जीन्स, जिसकी वजह से ये होता है। तो ये है केरेटिन की स्ट्रक्चर है जिसको आप अच्छी तरीके से समझेंगे। एग्जाम में अगर बड़ा क्वेश्चन आए तो आप उसको कर लें, छोटा क्वेश्चन आए राइट और शॉर्ट नोट तो इसी में से आप लिख लेंगे। और जब कभी आप इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो MCQs है वो उसका एक लिंक दे रखा है जिससे MCQs को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं।